कि हम अपने को जांचते रहें। वो व्यक्ति बुद्धिमान होता जाता है, धनवान होता जाता है, बलवान होता जाता है, प्रगति के, उन्नति के, प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है, जो अपने को जांचता रहता है। जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो, महर्षि पतंजलि ने उसके 3 सूत्र बताए हैं, 3 उपाय बताए हैं। एक है तप, पुरुषार्थ करना, कष्ट सहन करने का अभ्यास। दूसरा है स्वाध्याय, आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी ठीक से अध्ययन करना, समझना, उस कार्य क्षेत्र को समझना, कार्यशैली को समझना, अपने साधनों की कमी या अधिकता को समझना, प्लानिंग ठीक से समझना। और दूसरा होता है बीच बीच में जांचते रहना, चेक करते रहना कि हम क्या हो रहा है यार, कितना है, हम ऐसा नहीं होता है कि सारी गलती उसी की नहीं होती। या नहीं क्या होगा बेटे, वो ठीक है पर आई लगा ही नहीं। म्यूट कर दीजिए, आप सब अपने को म्यूट कर दें। तो इसको पतंजलि ने स्वाध्याय का नाम दिया है, अपने को जांचते रहना। तो हमारे जीवन के जो 4 विशेष क्षेत्र हैं, शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल या साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इन चारों क्षेत्रों में मनुष्य को प्रगति करनी है। और इन चारों क्षेत्रों में प्रगति करते हुए अपने को जांचते रहना है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, लक्ष्य की ओर। आचार्य जी अनम्यूट कर लें, कहीं हाथ लग गया जी। आचार्य जी आपकी आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी ठीक है जी, आवाज आ रही है, आ गई। हाँ हाँ, वो आपकी तरफ से मैंने कहा म्यूट कर दीजिए, तो मुझे भी म्यूट कर दिया। हाँ ऐसा हुआ होगा जी। तो मैं बात जो सूत्र बीच में छूट गया, फिर से आपसे कहूं, अपने को जांचते रहना जीवन की प्रगति का जो 3 मुख्य सूत्र पतंजलि ने बताए हैं, उनका एक मध्यवर्ती बिंदु है। अपने को जांचते रहना, स्वाध्याय करते रहना। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी भी होता है, और स्वाध्याय का मतलब स्टडिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जांचते रहना कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, मैं लक्ष्य की ओर ठीक रास्ते पर बढ़ रहा हूं कि नहीं, मेरा लक्ष्य ठीक है कि नहीं, मेरी प्लानिंग ठीक है कि नहीं, इत्यादि अपने को जांचते रहना। तो अपने को जांचने के जो 4 विशेष क्षेत्र हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल या साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, इन चारों क्षेत्रों में मनुष्य को प्रगति करनी है, सुखी और आनंदित होना है, और अपने को जांचते भी रहना है। तो अभी आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की ओर से जो 3 भाषण मेरे हो रहे हैं, जिसमें से एक हो गया है और दूसरा आज के सत्र का है, इसमें 4 बिंदु हमने रखे। क्या हम बुद्धिमान हैं, क्या हम धनवान हैं, क्या हम बलवान हैं, और क्या हम इंसान हैं। इन चारों बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। बुद्धिमान होने के बारे में पिछले वक्तव्य में मैंने आपसे चर्चा की है कि 7 बड़ी बुद्धिमत्ताएं वेद के अनुसार, नीति ग्रंथों के अनुसार, विदुर के अनुसार, योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार और महर्षि दयानंद के अनुसार, वो 7 बड़ी बड़ी बुद्धिमत्ताएं कौन सी हैं जिनको प्रत्येक मनुष्य को समझना चाहिए और जीवन में वैसा ही आचरण करना चाहिए, इस बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। कुछ बिंदु, उसके आवश्यक बिंदु बचे रह गए हैं, उन पर आज के वक्तव्य में चर्चा करूंगा, और जो बाकी 3 बिंदु हैं उनमें से 1 या 2 को आज समेटने की कोशिश करूंगा। प्रायः बुद्धिमान लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि गलत रास्तों पर या गलत तरीके में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि एक चोर, बेईमान व्यक्ति भी बुद्धि का इस्तेमाल तो करता है, ऐसा नहीं वो मूर्ख होता है, वो बेवकूफ नहीं होता, वो बड़ी अक्ल लगाता है, चोरी करने से पहले बड़ी प्लानिंग करता है, बेईमानी करने में ईमानदारी से ज्यादा अक्ल खर्च होती है, झूठ बोलने में सच बोलने की बजाय ज्यादा सोचना पड़ता है, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, इस तरह बोलूं,
ऐसा झूठ बोलूं, ऐसा बहाना बनाऊं कि सामने वाले को पूरा भरोसा हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूं। और ये फोटो नहीं आ रही। अगर आप सच बोल रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं होती। तो एक होती है चालाकी और दूसरी होती है समझदारी। चालाकी और समझदारी दोनों में अंतर है। चालाकी यानी कनिंगनेस, उसमें आदमी अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने के प्रयास करता है और उसमें हिचकता नहीं। उसके लिए अपना स्वार्थ सबसे ऊपर होता है, अपनी जो सेल्फिश मोटिव है वो सबसे ऊपर होता है। दूसरा भाड़ में जाए, दूसरे को कुछ भी नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चालाक आदमी चालाकी करता है और अपने को बुद्धिमान समझता है, लेकिन जितने भी दुनिया में चालाक और बेईमान और धूर्त छली कपटी लोग हैं, उनका कैलकुलेशन गलत है, आखिर में वो बेवकूफ सिद्ध होते हैं। अभी मैं इस पर विस्तार से नहीं कहूंगा, अभी आप चालाकी, चतुराई और समझदारी का थोड़ा सा फर्क समझें। नीति, हमारे प्राचीन नीतिकारों के अनुसार तो चालाकी हुई जिसमें कि हमारा अपना स्वार्थ ऊपर हो जाता है, दूसरे का नुकसान होता हो तो हो, आदमी वो चालाक है। चतुराई वो होती है, उसे हम नीति चातुर्य कहेंगे, जिसमें आप इतनी धूर्तता के नियम जानते हैं कि दूसरा धूर्त और चालाक आदमी आपको हार्म न पहुंचा पाए, आपको फाइनेंशियल फिजिकल नुकसान न पहुंचा पाए, उतनी चतुराई रखना। और अगर जरूरत पड़े तो अपने लाभ के लिए नहीं, अपने को हानि से बचाने के लिए अगर आप उसी तरह के छल कपट का इस्तेमाल करते हैं तो वो धूर्तता नहीं बल्कि नीति चातुर्य कहलाएगा। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण, जैसे कि चाणक्य, जैसे कि छत्रपति शिवाजी। हम भारतीय इतिहास में इन 3 उदाहरणों को सामने रख सकते हैं। विजडम होती है इससे भी ऊपर की चीज, उसे हम प्रज्ञा का उपयोग कहेंगे। बुद्धि में और प्रज्ञा में, यानी चालाकी में, कनिंगनेस में और विजडम में जो अंतर है वो इस शब्द में छिपा हुआ है, प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त कराने वाली जो बुद्धि है वो प्रज्ञा कहलाती है। और इस प्रज्ञा के अंदर 2 डायमेंशन खुलते हैं। एक तो ये कि जब हम किसी बात को समझ लेते हैं, कोई बात बुद्धि के तल पर अच्छी बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने का जब समय आता है तब हम हार जाते हैं। तो प्रज्ञा उस स्तर के बुद्धि का नाम है जहां पर आपका बुद्धि और आपका मन, आपके ब्रेन का जो इंटेलेक्चुअल जहां पार्ट है वो, जहां इंटेलेक्ट है वो पार्ट, और जहां इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं वो पार्ट, दोनों सहमत हो जाएं। जिस बात से आपकी बुद्धि भी सहमत हो जाए और मन भी जब सहमत हो जाए तब आप प्रज्ञा के स्तर पर पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले शुक्रवार को उदाहरण दिया था कि हर व्यक्ति को बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर पता है, वो ये समझता है कि रोज कुछ वर्कआउट करना, कुछ व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना जरूरी है। बुद्धि के स्तर पर सब लोग जानते हैं, लेकिन मन सहमत नहीं होता कि रोज व्यायाम करें, मन हार जाता है। सबको पता है कि तंबाकू खाने या पीने के क्या नुकसान है, तो बुद्धि को पता है, मन सहमत नहीं है। जब आपका मन भी सहमत हो गया तब आप प्रज्ञा के स्तर पर पहुंचे। एक आयाम ये हुआ प्रज्ञा का। दूसरा डायमेंशन, दूसरा आयाम इस बुद्धि के सर्वोच्च स्तर का होता है जब आप, चालाकी तो वो ही जहां अपने स्वार्थ के लिए ही आदमी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। नीति चातुर्य वो हुआ जहां अपनी हानि से बचने के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं, जहां अपनी हानि से बचने के लिए, अपने को नुकसान से बचाने के लिए कि सामने वाला धूर्त बेईमान आदमी, चोर आदमी हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके लिए हम भी वैसे ही छल कपट, कनिंगनेस का, चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। तो नीति चातुर्य हो गया दूसरा लेवल। ये तीसरा लेवल ये है कि जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं, तब हम सामने वाला पक्ष और हमारा पक्ष दोनों का लाभ हो जाए, विन विन पोजीशन हो सके, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। वो उपाय ढूंढते हैं, वो तरीके ढूंढते हैं कि मेरा लाभ भी हो, दूसरा लाभ भी हो, दूसरे का लाभ भी हो।
विदुर ने बुद्धिमान व्यक्ति के 50 लक्षण बताए और बेवकूफ मूर्ख इंसान के भी 50 लक्षण बताए विदुर नीति में। वो सब मैं आपसे नहीं कह सकता, समय कम है, लेकिन दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से मुझे 15 दिन विदुर नीति की व्याख्या करने का काम सौंपा गया, तो मैंने विदुर नीति पर 15 घंटे बोला है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के जो आर्य संदेश यूट्यूब चैनल है उस पर, तो मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में इतना बताता चलूं कि विदुर ने जो बुद्धिमत्ता के लक्षण बताए हैं उनमें से कुछ बहुत प्रमुख हैं। उनमें से एक यही है कि विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्। जो व्यक्ति इतना समझदार है, इतना वाइज है, विजडम उसके पास है, प्रज्ञा है, प्राज्ञ है कि वो समझ लेता है कि दूसरे का लाभ किसमें है और मेरा लाभ किसमें है, और जो ये चतुराई करता है कि अपने लाभ को बाद में रखता है, दूसरे के हित को पहले रखता है, ये विजडम है, ये मूर्खता नहीं है। प्रायः लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने स्वार्थ को प्रायोरिटी पर रखेंगे, दूसरे के स्वार्थ को सेकेंडरी रखेंगे, तो वो बुद्धिमत्ता के स्तर से नीचे आ गए और उनका काम भी सिद्ध नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसी कंपनी का एक सेल्समैन अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास आता है। मान लीजिए LIC का सेल्समैन आपको अपनी पॉलिसी बेचना चाहता है, अपनी LIC कंपनी की। तो आप क्या सोचते हैं? आपको जब वो पॉलिसी के लाभ समझाता है तो वो ये बताता है क्या कि इसमें मेरा कितना कमीशन होगा, आप ये पॉलिसी ले लीजिए तो इसमें मेरा इतना कमीशन है, मेरी कंपनी का ये फायदा है, ये समझाता है क्या? ये समझाएगा तो हार जाएगा, फिर वो वाइज मैन नहीं हुआ। तो क्या समझाता है? आपके हित को, आपके लाभ को वो प्रायोरिटी पर रख के बताता है। अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें लाइफ कवर होती है, लाइफ की रिस्क कवर होती है, इनकम टैक्स से भी एग्जम्पशन मिलता है, और इतना आपको टर्म प्लान ये मिलता जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ गिनाता है। आपका लाभ पहले जो रखे, सामने वाले का पहले जो लाभ रखे। आप एक ईमेल लिख रहे हैं, किसी कंपनी से आपकी डील होनी है, बिजनेस डील होनी है, तो आप जो प्रपोजल रख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट उनके सामने रख रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? वो प्रपोजल से आपको क्या फायदा होगा ये बताना चाहिए, या उस सामने वाले को क्या फायदा होगा ये बताना चाहिए। तो आप खुद को नुकसान में रख करके तो बिजनेस करेंगे नहीं, पर दूसरे को नुकसान में करके करें, वैसे ही आप नीचे उतर आए और धूर्तता की श्रेणी में आ गए, और आप हारेंगे। अभी नहीं हारेंगे, कभी ना कभी हारेंगे। धूर्तता खुल जाती है, बेईमानी, चालाकी जिसे आप बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो खुल जाती है। बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है। अल्टीमेटली वो बेवकूफी पर समाप्त होती है। तो विन विन पोजीशन, दोनों तरफ की विजय हो, दोनों का लाभ हो जाए, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। इस बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च स्तर जो होता है वो होता है कि वो अत्यंत बुद्धिमान लोग जो किसी कार्य को करते हुए स्वार्थ को लगभग पीछे कर देते हैं, परमार्थ जिनके लिए सर्वोपरि हो जाता है, कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। जो जीवन में कुछ काम ऐसे भी करे जो भले ही आपको फायदा ना दे, लेकिन जो मीनिंगफुल हो, सफल भले ना हो, सुफल भले ना हो, आपको कुछ फायदा ना हो, लेकिन सार्थक हो जाए। जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया, वो सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के स्तर पर पहुंचे हुए लोग थे। महर्षि दयानंद सरस्वती, वो सारे क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उस बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च सोपान हमें मिलता है वैदिक संस्कृति का जो केंद्रीभूत तत्व है, एक यज्ञ, इदम न मम, ये मेरा नहीं। कुछ तो ऐसा कीजिए जिसको आप सेक्रीफाइस कर दें दूसरों के लिए। तो आप चले जा रहे थे अपनी कार में और आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर जा रहा था नौजवान, आपके आगे आगे चलता हुआ, और उसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और वो गिर गया, खून निकल रहा है, चोट लग गई है उसको, हेलमेट खोल के एक तरफ जा गिरा। तो आपने उसकी जेबें ढूंढी, मोबाइल टूट गया है और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप कैसे पहचाने कि उसके घर के लोगों को खबर कर दें? तो फिर आप उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। उसको बचाया नहीं जा सका, आपने हॉस्पिटल का खर्च आपने उठा लिया। उस इंसान को बचाया नहीं जा सका, आपका एफर्ट सफल तो नहीं हुआ,
लेकिन आपका एक कार्य सार्थक हो गया है। जिस समाज में ऐसे बुद्धिमान लोगों की अधिकता होती है, उस समाज को हम बुद्धिमान समाज कहेंगे। एक होती है इंडिविजुअल विजडम, एक आदमी की बुद्धिमत्ता, दूसरी होती है कलेक्टिव विजडम, यानी किसी समाज की बुद्धि को, बुद्धिमत्ता को, उसके कोशेंट को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि समाज बुद्धिमान है। उसके 2-3 लक्षण हैं। समाज का भी बुद्धिमान होना जरूरी है, यह समाज में अधिकांश लोगों का बुद्धिमत्ता का व्यवहार करता हुआ होना जरूरी है। नहीं तो अगर बुद्धिहीन लोगों की, मूर्खों की संख्या किसी समाज में ज्यादा होगी तो वहां बुद्धिमान लोग भी सुखी नहीं रह पाएंगे। उदाहरण से समझिए, पोलियो की वैक्सीन लगाई जा रही थी और बहुत सारे लोग बुद्धिहीनता के कारण यह विश्वास करते थे कि इस पोलियो की वैक्सीन ले लेने से बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी, आदमी इंपोर्टेंट हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, ऐसी वैसी बातें, बच्चा आगे जाकर के इंपोर्टेंट रहेगा, ऐसी अफवाहों पर भरोसा कर रहे थे लोग। और पोलियो एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बच्चा भी छूट गया वैक्सीन से तो उसमें वो वायरस मौजूद है, तो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सारे देश को अपनी चपेट में ले लेगा। बड़ी मुश्किल से लोगों को राजी किया जा सका। अभी ये कोरोना की समस्या है सामने, और बहुत सारे लोग, मैं रेशियो निकालता हूं तो 60 से 70% है, वो लोग ये भरोसा कर रहे हैं इस बात में कि वैक्सीन से नुकसान हो जाएगा, वैक्सीन से बड़ी खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी, वैक्सीन से वही बात इंपोर्टेंट हो जाएगा आदमी। न जाने कहां से इतनी बुद्धिहीनता फैलती है। अब जरा सोचिए, अगर कुछ लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई और ये कोरोना का वायरस बना रहा, तो हमने आपने जो वैक्सीन लगवाई है वो थोड़े दिन बाद बेअसर हो जाएगी और वायरस रहेगा। तो उसको निर्मूल करने का, जड़ से खत्म करने का एक ही तरीका है कि 70 से 80% या 100% लोगों को वैक्सीन लगे। तो जहां अंधविश्वासी लोग हैं, मूर्खताओं में विश्वास करने वाले लोग, उनकी वजह से बुद्धिमान लोगों को भी सफर करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का नियम निर्धारित किया है। आर्य समाज यानी बुद्धिमान लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का समाज, उनकी सोसाइटी। उसमें बुद्धिमान लोगों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि अविद्या का नाश, मूर्खताओं का नाश और विद्या की, ज्ञान की, बुद्धिमत्ता की वृद्धि करने के भरसक प्रयास करें। तो हमारी संस्कृति यज्ञ को केंद्र में लगाकर चलती है। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। बड़े बड़े बुद्धिमान माने जाने वाले समाज भी मूर्खता करते हैं। हमारे देश में संविधान के नाम पर इतनी बड़ी मूर्खता चल रही है, लोकतंत्र के नाम पर इतनी बड़ी मूर्खता चल रही है, जो हमारे बहुत सारे दुखों की जड़ में है। लोकतंत्र का मतलब होता है बहुमत का शासन। जो बहुमत कह रहा है उसको माना जाएगा। पर ऋषि दयानंद और वेद की परंपरा इस बात से सहमत नहीं है। वो बहुमत को आदर देते हैं, वो लोकतंत्रात्मक पद्धति का समर्थन करते हैं, लेकिन उनके लोकतंत्र की प्रक्रिया दूसरी है। उसमें मूर्ख लोग चुनकर नहीं आ जाएंगे। डिज़रायली कहता था कि मूर्ख लोगों के, बेवकूफ लोगों के बहुमत से चुने हुए लोग या तो और अधिक मूर्ख होंगे या धूर्त होंगे। जहां ऐसी शासन पद्धति चल रही है, वहां अच्छे लोगों को भी चुनाव जीतने के लिए धूर्त होना पड़ेगा। करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो फिर उन्हें वो भरपाई करने के लिए करप्शन करना पड़ेगा। उस समाज में यह बुराई दूर नहीं हो सकती। ऋषि दयानंद की बात समझिए। वो कहते हैं कि विद्वानों का बहुमत, एक विद्वान जो बात कह रहा है उसकी बात 100 मूर्खों के सामने उसका वोट ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं आपको एग्जांपल दूं। मान लीजिए एक आदमी बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, किसी पब्लिक प्लेस पर अचानक चक्कर खा के गिर गया। अब चक्कर खा के गिर गया है, बेहोश हो गया है, तो वहां चारों तरफ भीड़ इकट्ठी है। अब जो भीड़ है उसमें से मान लीजिए 100 लोग उसके आसपास इकट्ठे हैं। 100 में से 60 लोग ये कह रहे हैं कि इसको जूता सुंघाओ, इसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है, इसे जूता सुंघाओ।
5-10 लोग कह रहे हैं इसको दूध में जलेबी खिलाओ, 5-10 लोग कह रहे हैं इसके चेहरे पर पानी डालो। वहां एक डॉक्टर है, ध्यान दीजिए, एक डॉक्टर है, और वो एक डॉक्टर कह रहा है कि जरा भीड़ हटाओ, इसको ताजी हवा आने दो और इसको पंपिंग दो, इसको हार्ट अटैक हुआ है, इसके सिम्टम ये बता रहे हैं शरीर के कि इसको हार्ट अटैक है, इसको थोड़ा मुझे हार्ट को जरा दबाने दो और इसको वेंटिलेशन देने दो। मुख से दिया जाए, कैसे दिया जाए? तो अब आप मुझे बताइए, उन 60 लोगों की बात मानी जाएगी जो जूता सुंघाने का समाधान दे रहे हैं, या दूसरे लोग जो पानी डालने की बात कर रहे हैं, या एक डॉक्टर की बात मानी जाएगी? सीधी सी बात है, शत्रु देश ने हमला कर दिया, उसका मुकाबला किया जाए या उससे समझौता कर लिया जाए, कौन निर्णय करेगा? जनमत संग्रह करोगे क्या? तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो जो सैन्य विज्ञान के जानकार लोग हैं, सैन्य विशेषज्ञ हैं, और जो आर्मी के ऑफिसर हैं, वायुसेना के, नौसेना के, थल सेना के, वो मिलकर बैठकर विचार करेंगे और उनका जो बहुमत होगा कुछ मिनटों में विचार हो जाएगा कि क्या एक्शन लेना चाहिए। मान लीजिए आपके परिवार में किसी को चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गए, पता लगा कि हार्ट अटैक हुआ है, फिर वो होश में आ गए, स्थिति संभल गई। अब एक डॉक्टर कह रहा है कि तुरंत इनकी बाईपास सर्जरी करो। आपको कर लेनी चाहिए या एक सेकंड और थर्ड ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए? फिर 3-4 डॉक्टरों का जो बहुमत कह रहा है वो लीजिए निर्णय। तो ये होता है बहुमत। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप परिवार में 10 सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार, उन सबका निर्णय, सबकी सलाह लेंगे, आप उन सबका वोट लेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि इसकी एंजियोग्राफी की जाए या बाईपास सर्जरी की जाए, मेडिसिन से ही काम चल जाएगा। मुझे मुंबई में मेरा लिपिड प्रोफाइल चेक हुआ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, और डॉक्टर ने कहा कि आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। मैं नहीं हुआ, मुझे डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज में भाषण देने आना था, तो मैंने आते ही आनंद चौहान जी को अपनी समस्या बताई कि मेरा लिपिड प्रोफाइल बता रहा है कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। उन्होंने आर्य समाज में भाषण खत्म हुआ और वहीं पर डॉक्टर बुला लिए, उनके फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने आचार्य जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, वो गलती से हो गया, सॉरी जी। अब कहां पर बात छूट गई थी, कितने मिनट की? आप आनंद भाई का कुछ बता रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे मुंबई के डॉक्टर ने कहा कि आप तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, ब्लॉकेज निकलेंगे, सर्जरी करनी पड़े शायद। तो मैं तो डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज को समझ दे चुका था। मैंने कहा कि जैसा मुंबई वैसे दिल्ली, वहीं जाके देखते हैं। चौहान परिवार के सुपुर्द हो गए, फिर क्या चिंता है। तो मैं आया, मैंने अपनी समस्या आनंद जी को बताई, आनंद चौहान जी को। तो उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए। उन्होंने आर्य समाज में ही डॉक्टर बुला लिए जो उनके परिचित डॉक्टर हैं। तो उन्होंने एक कागज, छोटे से कागज पर एक टैबलेट लिख दी, रोजवास। बोले चिंता की बात नहीं है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं ना, आपकी सांस फूल रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बस टैबलेट खाइए, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। 1 महीने खाए, कोलेस्ट्रॉल दोबारा लिपिड प्रोफाइल कराया, ठीक हो गया। तो आप विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, जनमत संग्रह नहीं करने लग जाते हैं। तो मूर्खों के बहुमत को आप लोकतंत्र मानने लगते हैं, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है, आखिरी लिमिट। तो एक कलेक्टिव विजडम होती है, समाज को हमें बुद्धिमान बनाना होगा और उसमें बुद्धिमत्ता पूर्ण योजनाएं और व्यवस्थाएं चलानी होगी। ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग भी बहुत बार बुद्धिहीनता करते हैं, इसलिए विदुर ने एक बड़ा लक्षण बताया है। विदुर और चाणक्य दोनों इस बात को कॉमन रूप में कहते हैं कि कोई भी आदमी सर्वज्ञ नहीं होता, कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो सब कुछ जानता हो, इसलिए उसे उस विषय के विशेषज्ञों की सलाह लेते रहनी चाहिए। तो 7 बुद्धिमत्ता के लक्षणों में एक मैंने आपसे कहा था कि आप दूसरे विषय के विशेषज्ञों की बुद्धि हायर कर पाते हैं कि नहीं। तो बुद्धिमत्ता के कुछ लक्षण विदुर ने और बताए, उनको आप विदुर नीति में पढ़ लीजिए या आर्य संदेश यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अभी मैं आपसे इससे मिलती जुलती जुड़ती हुई एक बात और कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है, ये बात समझ में आ गई, पूरा एक लेक्चर हो गया, आज भी 15-20 मिनट मैंने इस पर बोला। इससे जुड़ी हुई
एक बात और निकलती है, एक सवाल और उठता है, और वो ये सबसे बड़ी योग्यता क्या है। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता तो हो गई, सबसे बड़ी योग्यता क्या है? डॉक्टर होना सबसे बड़ी योग्यता है, या इंजीनियर होना सबसे बड़ी योग्यता है, या इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना? कौन सी योग्यता सबसे बड़ी है? या शासन चलाने में योग्य होना, धन कमाने में योग्य होना? कौन सी योग्यता सबसे बड़ी है? कौन सी क्वालिटी? विदुर से पूछिए, उनका कहना है, हमारे प्राचीन नीतिकारों का कहना है, और ये बात सारे नीतिकारों की कॉमन है, संस्कृत नीतिकारों की। वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई न कोई मीनिंग ना हो, ऐसा कोई तिनका, ऐसी कोई जड़, ऐसा कोई पत्ता, ऐसा कोई फूल नहीं है जो किसी न किसी बीमारी में काम ना आता हो। पत्ते, तिनके, जड़ी बूटी सब किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में मनुष्य के काम आते हैं। और मुख्य बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, पागल हो तो छोड़ दीजिए, एवरेज ब्रेन रखने वाला ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी न किसी तरह की योग्यता न रखता हो। लेकिन सबसे बड़ी योग्यता क्या है? सबसे बड़ी योग्यता बड़ी दुर्लभ होती है, और वो ये है कि जो आदमी आपके सामने है उसके गुणों को, उसकी योग्यता को पहचान पाने की योग्यता, और उसको ठीक जगह प्लेसमेंट देने की योग्यता। नियोक्ता तत्र दुर्लभ। ठीक आदमी को पहचान कर, उसकी योग्यता को पहचान कर उसको ठीक जगह नियुक्त कर पाने की योग्यता बहुत बड़ी योग्यता है। वही मैनेजमेंट जानते हैं, और वही बड़ी कंपनीज या बड़ा कोई संस्थान, बड़ा इंस्टीट्यूशन चला पाते हैं। तो ये बड़ी योग्यता होती है उन बड़े लोगों में जो बड़े बड़े कार्य कर सक रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जोड़कर काम होता है। तो हर व्यक्ति की योग्यता को पहचानना और उसको ठीक जगह नियुक्त कर देना सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। तो सबसे बड़ी योग्यता ये हुई। अब एक प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा बल क्या है, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी है। आप में से बहुत लोग कहेंगे हाँ, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी है, बुद्धि की ताकत बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी नहीं है। मसल पावर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी नहीं है। धन की शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी नहीं। तो सबसे बड़े बल की चर्चा मैं करता हूं। जब शादी हो रही होती है, एक युवक और एक युवती एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनकर जीवन साथी के बंधन में, शादी के बंधन में बंध रहे होते हैं, तो जो विवाह की वैदिक सेरेमनी है, हिंदू सेरेमनी है, उसमें बहुत सारी रिचुअल्स हैं। उनमें से एक रिचुअल ये है कि वो जो वधू है, जो दुल्हन है, वो अपने होने वाले पति के सीधे कंधे पर ऐसे हाथ रखती है। वो अपने पति के राइट साइड में बैठी होती है। अभी सेरेमनी शुरू हो रही है, और शुरुआत में ही ये रिचुअल होती है कि वो होने वाली पत्नी अपने होने वाले पति के सीधे कंधे पर, राइट शोल्डर पर अपना सीधा हाथ रखती है, और उनको ये कहा जाता है कि जरा पता चले कि किसी ने हाथ रखा हुआ है, किसी ने आपको अपनी ग्रिप में रखा हुआ है, जरा इतनी फोर्स तो आपके हाथ में लगे। तो पति को अपनी ग्रिप में रखना है, अपने वश में रखना है, दुनिया की हर पत्नी चाहती है। पति भी ये चाहते हैं, पत्नी उनके नियंत्रण में हो, उनके वश में हो। तो आप मुझे बताइए, अपने जीवन साथी को अपने वश में रखने के लिए कौन सी ताकत काम में लाएंगे? बुद्धि की शक्ति काम नहीं आएगी, नॉलेज की ताकत काम नहीं आएगी, मसल पावर काम नहीं आएगी, सुंदरता की शक्ति काम नहीं आएगी, पैसे की ताकत काम नहीं आएगी। एक ही शक्ति काम आएगी, और उसका नाम है प्रेम। प्रेम की शक्ति से आप पति या पत्नी को अपने वश में रखें। ये बिल्कुल न्यायोचित है, धर्म है। राल्फ वाल्डो इमर्सन, अमेरिका के बड़े दार्शनिक, बच्चे थे तो अपनी मां के साथ किसी सड़क पर जा रहे थे। अब इमर्सन जब थे तब अमेरिका इतना विकसित नहीं हुआ था, पुरानी बात है। तो बच्चे थे, बचपन में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सड़क, छोटी सी सड़क थी, और उस सड़क पर आना जाना रुका हुआ था।
कोई गाड़ी इधर से उधर नहीं आ जा पा रही थी। क्यों? क्योंकि कहीं से पास के नजदीक के घर से एक गाय का बछड़ा, अभी तो वहां बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं, तब शायद गाय आसपास घरों में भी कुछ पालते होंगे लोग, तो गाय का एक बछड़ा आकर के सड़क के बीचों बीच बैठ गया है। उसको पूंछ पकड़ के लोग हटा रहे हैं, उसको गले में रस्सी बांधकर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे, टस से मस नहीं हो रहे, उसको डंडा मार रहे हैं, फिर भी वो नहीं हिल रहा, बड़ा ढीठ है। मुश्किल हो गई और ट्रैफिक बड़ी देर से रुका हुआ है, तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के घर से एक लड़की निकल करके आई 12-14 साल की। उन्होंने, उस लड़की ने सब लोगों को कहा कि आप सब हट जाइए, इस बछड़े को मैं यहां से हटा दूंगी। उसने उस बछड़े को प्यार किया, उसको सहलाया, दुलार किया, गले के नीचे सहलाया, ऊपर सिर पर सहलाया, और फिर अपने हाथ की एक उंगली उसके मुख में दे दी। उसको वो चाटने लगा, थोड़ा चबाने सा लगा, भूखा था, और उस लड़की ने खड़े होकर के हाथ को ऐसे किया, उंगली पकड़े पकड़े वो बछड़ा भी खड़ा हो गया, और उंगली के साथ ही वो उस बछड़े को चला करके उसके जहां पर उसकी मां थी वहां ले गई। इमर्सन ने बचपन की ये देखी हुई बात याद रखी, और उन्होंने अपनी किसी किताब में लिखा है कि इंसान ही नहीं, पशु भी जोर जबरदस्ती का विरोध करते हैं। आप हर जगह मसल पावर या और किसी पावर के इस्तेमाल से जीत नहीं सकते, कहीं कहीं आपको प्रेम की शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहां पर फिर यही इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अब सबसे बड़ा बल क्या है? सबसे बड़ा बल इस बुद्धि से, इस विवेक से जुड़ता है कि कब कौन सा बल इस्तेमाल किया जाए। कहीं पर मसल पावर काम आएगी, समझाने से, प्रेम से आदमी नहीं मान रहा। एक कंपनी में सारे कर्मचारियों की भलाई के लिए कोई बीमा की या किसी तरह की कोई योजना चलाई जाने वाली थी, जिसमें सबकी सहमति जरूरी थी, सबके सिग्नेचर चाहिए थे एक फॉर्म पर। सब लोगों ने फॉर्म पर साइन कर दिए थे। एक जो यूनियन लीडर था वो नहीं मानता था, वो नहीं मानता था, और उस एक आदमी के ना मानने से वो प्लान अटका हुआ था जो सबकी भलाई के लिए था। कंपनी की भी भलाई थी उसमें और कर्मचारियों की भी। वो नहीं मानता था। तब एक नया सीईओ आया, उसने उस कर्मचारी को बुलाया और जरा कड़े शब्दों में उसे धमकाया, और उसके बहुत सारे पुराने कारनामों की फाइल उसके सामने रखी और कहा कि देखो, या तो इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दो, और वरना ये फाइल जाएगी पुलिस में और अभी तुम जेल में होगे और तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, ये सब तो जांच चल रही है और ये सब मैंने नहीं किए काम और ये वो। तो उनका नहीं, सस्पेंड तो हो गई होगी तुम। तो कहा नहीं, मैं फॉर्म पर साइन कर देता हूँ। तो फॉर्म पर साइन कर दिए। तो साथियों ने पूछा कि इतने दिन तुम अटके हुए थे, तुमने इस फॉर्म पर साइन नहीं किए, इस प्लान को तुमने अटकाया हुआ था, सबकी भलाई का था, अभी क्या हो गया तुमने साइन कर दिए? तो उसने कहा मुझे इस तरह किसी ने समझाया ही नहीं था, मुझे इस तरीके से किसी ने समझाया ही नहीं था। तो कई लोग किस तरह से समझेंगे ये समझना, किस तरह से वो मानेंगे ये समझ पाना। तो सबसे बड़ा बल होता है कि आप कब कौन सा बल यूज करेंगे, कौन सी शक्ति इस्तेमाल करेंगे। शक्तियों के अलग अलग रूप हैं। तो सबसे बड़ा बल क्या है, फिर भी ये सवाल रह गया, और मैं अब वेद के ऋषियों को आपके सामने रखूंगा और उनका जो निर्देश है, उनका जो प्रसाद है, वो आपको प्रस्तुत करते हुए मेरी आज की चर्चा पूरी हो जाएगी। जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो हवन के बाद एक प्रार्थना होती है। चाहे तो उसे हवन के पात्र में जो घी रखा हुआ था, उसमें जो घी बचा हुआ रह गया उसको थोड़ा लीजिए, इस तरह से हाथों पर चुपड़िए, थोड़ा पानी लगा सकते हैं और इस तरह से अग्नि पर तपा के ऐसे चेहरे पर करते हुए करते हैं। वैसे विधि वेदारंभ संस्कार के लिए है, सब समय के लिए नहीं भी है, लेकिन करना चाहें तो कर लीजिए। लेकिन ये प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बल की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। शक्ति के ये 6 सोपान हैं। वो मंत्र आप लोग जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और आर्य समाज के सत्संग में आते रहते हैं, यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, उनको ये मंत्र पता होगा। ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, ओजोस्योजोमयी देहि, मन्युरसि मन्युमयी देहि, सहोसि सहोमयी देहि।
तो बल की शक्ति की साधना यहां से शुरू होती है। सबसे पहले तेजस्विता, आपके मन में कुछ करने की, कुछ अचीव करने की उमंग और उत्साह, एंथुजियाज्म है कि नहीं। इसलिए सबसे पहला बल यह है कि उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहात परम बलम। उत्साह जो है वो सबसे बड़ा बल है, सबसे पहला बल है। अगर मन में कुछ करने की इच्छा, उमंग ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, तो आदमी पहला स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाएगा, सक्रिय नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, बैठा रहेगा। तो उत्साह का बल जब अंदर होता है तब आप उठ खड़े होते हैं, लेकिन ये काफी नहीं। इसके साथ एक और चीज जुड़ती है, तेजस्विता में दोनों चीजें आती हैं। उत्साह तो बहुत लोगों के मन में उमड़ता है, ऐसा करें वैसा करें, हाँ करते हैं और योजना बनाते हैं और कदम आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन फिर इनका उत्साह, इनका एंथुजियाज्म, इनकी उमंग कोका कोला पेप्सी के झाग की तरह बैठ जाती है। ढक्कन खोला बोतल का, एकदम से जैसे उफान आता है ना, एकदम से उभार आया और उसके बाद बैठ गया। इस तरह ये लोग शुरुआत करते हैं, उत्साह मन में आता है, लेकिन संकल्प मजबूत नहीं होता, डिटर्मिनेशन पूरा नहीं होता, तो थोड़ा आगे चल करके या तो कुछ बाधाओं की वजह से या आलस्य की वजह से कुछ रुकावटें आ गई, ऑब्स्टिकल्स आ गए, उनसे परेशान होकर ये कार्य छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला बल हुआ तेजस्विता। इसके बाद आपके पास उत्साह तो है, संकल्प तो है, लेकिन साधन नहीं है। जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसको पाने के लिए जो साधन लगेंगे, वो साधन इकट्ठे करना, वीर्य, बल, शक्ति, कई तरह के साधन लगेंगे, कैपिटल लगेगी। अगर कोई काम ऐसा है जिसमें कैपिटल लगनी है तो कैपिटल, बुद्धि लगनी है, प्लानिंग लगनी है तो वो, कई लोगों का सहयोग चाहिए तो वो सब आपने इकट्ठा किया तो ये साधन हुए, ये वीर्य है। आपने बल संग्रह किया, शक्ति संग्रह किए बिना आप सफलता पालेंगे ऐसा नहीं होगा। तेजस्विता के अंदर उत्साह, संकल्प, जो मानसिक गुण है वो आ गए, जो शुरुआत करने के लिए और डटे रहने के लिए चाहिए, निरंतरता के लिए चाहिए, वो आपने संग्रह कर लिए। इसके बाद आप बल संग्रह करते हैं, लोगों को जुटाते हैं, जिन जिन लोगों का सहयोग चाहिए, धन चाहिए, लोन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, साधन जुटा लिए, वीर्य के अंदर आ गया। अब इसके बाद बल, इसके बाद जो बल लगेगा वो एक्शन है। कई लोग साधन भी इकट्ठे कर लेते हैं, मन में उत्साह संकल्प भी जगा लेते हैं, एक्शन नहीं ले पाते, अटके रहते हैं, ठिठके रहते हैं। तो इसमें मनोबल लगता है, साहस, धैर्य, करेज, वरना आप ठिठके रहेंगे। और उसमें जितने भी बल चाहिए, शारीरिक बल, बौद्धिक बल, मनोबल, लोगों के सहयोग का बल, इस सब को जुटा पाना और इन सब को साथ लेकर चलना, ये बल में आ गया। तेजोसी तेजोमयी थी, वीर्यमसि वीर्यमयी थी, बलमसि बलमयी थी, ओजोसी ओजोमयी थी। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि साधन कम पड़ गए, खत्म हो गए, लोग साथ छोड़ते गए। आपका जो लक्ष्य था, बड़ा मिशन था, उसमें पहले तो लोगों ने साथ देना स्वीकार किया, साथ चलकर आए, लेकिन रास्ते की कठिनाइयां या लाभ कम देख करके वो आपके मिशन से छिटक कर अलग हो गए। आप अकेले डटे हैं, फिर भी सब लोग साथ छोड़ गए या विरोध भी कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र भी कर रहे हैं, छोड़ो ना किस बेवकूफी में लग गए हो, लेकिन फिर भी आप डटे रहते हैं और अकेले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इस मनोबल का नाम होता है ओजस्विता। इसके बाद आता है मन्यु। मन्यु का मतलब होता है मनस्वी होना, और इसमें आप ये भी मनन करते जाएंगे कि जो आपका मिशन है, जो आपका गोल है, वो ठीक है कि नहीं, उचित है कि नहीं। ये पहले भी विचार कर लेना था, बाद में भी विचार कर लेना था। आखिर में आएगा सहन शक्ति, और इस सहन शक्ति के दो आयाम होंगे। एक आयाम पहले इस्तेमाल होगा, तेजस्विता से भी, तेजस्विता के साथ साथ आपको उसे लाना पड़ेगा, और दूसरा कंटिन्यूअस चलेगा, और तीसरा आखिर में इस्तेमाल आएगा। सहन शक्ति के 3 स्तर हैं या 3 आयाम हैं, इस बात को समझ लीजिए। महर्षि पतंजलि ने जो किसी भी लक्ष्य को पाने का क्रिया योग बताया है, उसका जो पहला सूत्र है उसको यहां जोड़िए, और उसको उन्होंने नाम दिया है तपः। तपः का मतलब होता है द्वंद्व सहनम तपः, कष्ट सहन करने की कैपेसिटी। अगर आप कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है, पेन्स लेने के लिए तैयार नहीं है, तो भूल जाइए कि आप कोई बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे।
इसलिए कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना है, छोटा या बड़ा, उतना ही बड़ा तप लगेगा। तो कष्ट सहन करने की कैपेसिटी अगर है और उस कष्टों का अनुमान करके आपने पहले से अपने मन को प्रिपेयर कर लिया है कि ये तकलीफें आएंगी, कष्ट आएंगे, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे और मैं इनको सहूंगा, आपने उनको सहने के लिए पहले से अपने मन को तैयार कर लिया, तो आप शक्तिशाली हैं, तो आप बलवान हैं, फिर आप हारेंगे नहीं, क्योंकि मन पहले से प्रिपेयर है। ध्यान दीजिए, मन अगर पहले से उस कष्ट सहन करने के लिए तैयार है, तो जब कष्ट आएगा, वो दुख आएगा, तो आप उस दुख को सहने के लिए क्योंकि पहले से तैयार हैं, इसलिए वो दुख, वो कष्ट उतना बड़ा नहीं होगा, उतने बड़ा एहसास उसका नहीं रहेगा और वो छोटा बन करके आपके सामने आएगा, छोटा हो जाएगा। उदाहरण से बात समझिए। मेरे पास इस बात को समझाने के लिए एक ही बहुत सुंदर उदाहरण है और मैं अलग अलग प्रसंगों में इस उदाहरण को देता हूं और ये उदाहरण मेरा सोचा हुआ है, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है। दीपावली के मौके पर जब आप रास्ते पर निकलते हैं तो पटाखे चल रहे होते हैं। अब पटाखे चलाना दीपावली के पर्व का हिस्सा नहीं है, पहले नहीं था, लेकिन ये बारूद का आविष्कार जब से हुआ तब से आवाज करना हमारे हर सेलिब्रेशन में शामिल हो गया है। कोई चुनाव जीतता है तो पटाखे छोड़ो, शादी हो रही है आतिशबाजी करो वगैरह। तो दीपावली पर पटाखे चल रहे होते हैं, आप रास्ते पर जा रहे हैं, अपने को जांचिएगा। आप रास्ते पर चले जा रहे हैं, अचानक कहीं से जोर से पटाखा चला, धड़ाम की आवाज हुई, तो क्या होता है आपके साथ? आपका मन कांप जाता है, डर जाते हैं आप, पैर कांप जाते हैं और गुस्सा आता है, किस कमबख्त ने पटाखा चलाया। ये सब होता है ना। और अगर बीपी की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इतने काम होंगे। लेकिन जरा सोचिए, इसके पैरेलल दीपावली के पर्व पर ही आपका बेटा या आपका ग्रैंडसन पटाखा चला रहा है और आप देख रहे हैं दूर खड़े। आपका बेटा है, आपका पोता, आपका ग्रैंडसन वो पटाखे में आग लगा रहा है और आप दूर खड़े हुए। अब जब पटाखा चलेगा और आवाज होगी धड़ाम से, तब ना आपको डर लगेगा, ना आपके पैर कांपेंगे, ना आपको गुस्सा आएगा। रीजन बताइए। रीजन सिर्फ इतना है कि तब आप उस आवाज के लिए प्रिपेयर नहीं थे, अचानक वो आवाज हो गई और आप डर गए, गुस्सा आ गया, बीपी बढ़ गया। और अभी आप इस आवाज के लिए प्रिपेयर थे, आपका मन तैयार था, इसलिए ना आप डरे, ना आपके पैर कांपे, ना आपका बीपी बढ़ा, बल्कि आपने इस आवाज को एंजॉय किया। ठीक इसी तरह से जब आप पहले से कष्ट जो आएंगे आपके रास्ते में, जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनका पहले से अनुमान कर लेते हैं, बड़े से बड़ी तकलीफ आएगी, हम उसको सहेंगे और ये सहने की शक्ति आप अपने मन में तैयार कर लेते हैं, तब आप विजेता होते हैं। और बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ी कठिनाई आती है, आप उसको हराते हैं और उसके पार चले जाते हैं। सहन करने की शक्ति। अब सहन करने की शक्ति लगातार चलेगी। शुरू में आप कष्ट सहन करने के लिए मन को तैयार करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको सहेंगे, ये लगातार चलेगी सहन शक्ति। और इसके बाद यदि आपको सफलता नहीं मिली, यदि आप हार गए, तो उस पराजय को और असफलता को भी आप स्वीकार कर सकें, सह सकें, डिप्रेशन में ना चले जाएं, फ्रस्ट्रेशन में ना चले जाएं, तब भी सहन शक्ति लगेगी। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा बल क्या है? क्या आप बलवान हैं? इस कसौटी पर जांचिए, सबसे बड़ा बल क्या है? सबसे बड़े बल दो हो गए। एक, कौन सा बल कहां पर इस्तेमाल करना है? मन्यु भी सहन शक्ति से ठीक पहले और बाकी बलों से बड़ा बल है मन्यु। ठीक से मनन करना, ये लक्ष्य उचित है नहीं, प्लानिंग ठीक है नहीं, और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाना भी मन्यु के अंदर आता है। उस क्रोध को मन्यु कहते हैं जो समझदारी के साथ किया गया है। गुस्से में आकर अगर आप अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तब आप कमजोर इंसान हैं। वश्य आत्मा, बुद्धिमान होने का और बलवान होने का एक कॉमन लक्ष्य, एक सिम्टम है, और वो ये है कि आप वश्य आत्मा है, अपने को कंट्रोल कर पाते हैं। गुस्सा आया और उसमें आपने लड़ लिए, झगड़ लिए, गाली बक दी और अपना काम खराब कर लिया, नहीं, आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बलवान हैं। आपकी कार में ब्रेक नहीं है तो कार बेकार है। आपके पास अगर सेल्फ कंट्रोल की कैपेसिटी नहीं है तो हम बलहीन हैं। इसलिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो
मन नहीं करना चाह रहा किसी काम को तो अपने को एक्सेलरेट कर सकता है, उत्साह, उमंग, एंथुजियाज्म जगा सकता है, डिटर्मिनेशन जगा सकता है, और जरूरत पड़ने पर अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स और डिजायर्स को रोक सकता है, अपने को कंट्रोल कर सकता है। विदुर ने इसको नाम दिया वश्यात्मा, सेल्फ कंट्रोल। बुद्धि का भी ये लक्षण है, बल का भी ये लक्षण है। तो बल का दूसरा लक्षण हुआ सबसे बलवान होने का कि आप कहां कौन सा बल इस्तेमाल करना है ये बुद्धि रखते हैं और उसी बल का प्रयोग करते हैं। और तीसरा हुआ कि आप सहन कर सकते हैं कि नहीं कष्टों को, परेशानियों को, तकलीफों को, स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टिकल्स को, डिफिकल्टीज को सहन कर सकते हैं तो आप बलवान आदमी हैं। जिस तरह से एक समाज कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव वाइज होता है, कलेक्टिव विजडम जिस तरह समाज की होती है, ठीक इसी तरह से समाज कलेक्टिविटी का नाम है ना। एक एक इंडिविजुअल समाज के अंदर अपने को समा देता है। तो अब जरा बस एक बात कह करके अपनी बात को समेटूंगा कि समाज के बलवान होने का लक्षण क्या है। एक एक व्यक्ति के बलवान होने के चिन्ह, लक्षण मैंने आपको बताए, लेकिन समाज कौन सा बलशाली है, कौन सा राष्ट्र शक्तिशाली है, इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान है जिस समाज में ताकतवर लोग अपने से कमजोर लोगों को सताते नहीं हैं बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। यह समाज की शक्ति का, समाज के शक्तिशाली होने की एक बहुत बड़ी पहचान है। आपको मैं बताऊं, मनोविज्ञान के अनुसार डीप साइकोलॉजी में जाइए तो एक पुरुष का लक्षण क्या है, एक पुरुष का पौरुष किस बात में है? पुरुष की, जेंट्स की परिभाषा क्या है? जिसके दाढ़ी मूंछ है वो पुरुष होने का लक्षण है, या जो ऐसे कपड़े पहनता है, छोटे बाल रखता है, ये पुरुष होने का लक्षण है? स्त्री होने का क्या लक्षण है? जिसके हार्मोन्स डिफरेंट टाइप के हैं, जिसके शरीर में इस तरह के चेंजेज हैं, जिसके दाढ़ी मूंछ नहीं है, लंबे बाल वाली, वो स्त्री का लक्षण है? नहीं, ये आंतरिक लक्षण नहीं है। पुरुष का लक्षण सुनिए, साइकोलॉजी के अनुसार, डीप साइकोलॉजी के अनुसार, साइकोलॉजी की गहराई में जाएंगे तो एक पुरुष होने का लक्षण यह होता है कि किसी अकेले में कोई एक स्त्री है और एक पुरुष बैठा हुआ है, रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है, कोई एक स्त्री, पास में एक पुरुष है, अनजान पुरुष है, और उस पुरुष की मौजूदगी में वो स्त्री अपने को सुरक्षित महसूस करती है सारी दुनिया से, जंगली जानवरों से और जंगली मनुष्यों से, और खुद उस इंसान से भी, इसके रहते हुए मैं सेफ हूं। जो अपने को सेफ, सिक्योर महसूस करे किसी एक पुरुष की मौजूदगी में कोई स्त्री, पुरुष होने का लक्षण है। वो खुद उस पर इस तरह से अटैक नहीं करेगा और दूसरों के अटैक से भी बचाएगा। ये पौरुष का लक्षण है, इससे पुरुषत्व की पहचान होती है। और स्त्री का लक्षण क्या है? किसी एक स्त्री की मौजूदगी में जो भी लोगों का समुदाय बैठा हुआ है, उस स्त्री के आते ही वहां शालीनता, शिष्टता, सभ्यता छा जाए, लोग पहले से ज्यादा सिविलाइज्ड व्यवहार करने लग जाएं। अभी बैठे थे आपस में गालियां बक रहे थे, वाई तबाई कुछ भी उठपटांग बोल रहे थे, एक स्त्री की मौजूदगी उनको शिष्ट और सभ्य बना दे। ये स्त्रीत्व का लक्षण और पौरुष का लक्षण है। तो जिस समाज में बलवान लोग कमजोर लोगों को रक्षा करते हैं, सताते नहीं, ये बलवान समाज का लक्षण है। और एक शक्तिशाली राष्ट्र का, समाज का लक्षण होता है जिस समाज के लोग अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया था हिटलर की फौजों ने। हॉलैंड छोटा सा देश है और आश्चर्य की बात यह कि समुद्र के कहीं कहीं इलाके में समुद्र का पानी उसकी धरातल से ऊंचा है। तो हॉलैंड के लोगों ने निश्चय किया कि हिटलर की फौजें जिस गांव की तरफ से घुसेंगी और बड़े बड़े बांध बनाकर लोग समुद्र का पानी उनके देश में न घुसाए, इसकी रक्षा के लिए इंतजाम करते हैं। हिटलर के जमाने में यही व्यवस्था थी, अब भी कुछ आधुनिक उपाय हो गए होंगे। तो हॉलैंड के लोगों ने तय किया कि हिटलर की फौजें जिस भी रास्ते से घुसेंगी, उधर जो जो गांव और शहर पड़ते होंगे, उस इलाके के लोग अपने एरिया में होने वाले बांध को तोड़ देंगे, समुद्र का पानी अंदर बह आएगा, हम भी डूब जाएंगे, हिटलर की फौजें भी डूब जाएंगी, लेकिन हम गुलाम नहीं होंगे। हिटलर को पहली बार अपनी फौजों को वापस लौटने के आर्डर जारी करने पड़े और उसने अपनी डायरी में लिखा, आज तक मैं समझता था किसी देश की ताकत बड़े
फाइटर प्लेन में होती है, बम में होती है, बमों में होती है, बंदूकों में होती है, उसकी बड़ी फौज में होती है, ताकत बंदूक की नली से निकलती है। पर आज मैं समझ पाया हूं किसी भी देश की अंदरूनी ताकत उस देश के लोगों के अपने देश के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के हौसले में होती है। वो देश शक्तिशाली है जिस देश की नई पीढ़ी अपने देश और अपनी संस्कृति पर कितना अभिमान रखती है। इस बात से पता चलता है कि वो देश कितना शक्तिशाली है। परखिए, अपने को परखिए कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हमारा समाज कितना बुद्धिहीनता के स्तर पर है, बुद्धिमत्ता के स्तर पर है। हम अपने निजी जीवन में बलवत्ता के इन गुणों को धारण किए हुए हैं कि नहीं, और हमारा समाज और राष्ट्र बल और शक्ति के संचय में कितना समृद्ध है, उस ओर बढ़ रहा है या नहीं। हमारे ऋषियों ने जो कसौटियां दी हैं, इस पर अपने को जांचते रहना जरूरी है। समय पूरा हो गया, बच्चों की बात अगले शुक्रवार को। आप सब दूर दूर से मुझे सुनने के लिए जुड़े और धैर्य, शांति, प्रेम से आप सुनते रहे। आप सबका धन्यवाद करता हूं और आर स्मार्ट डिफेंस कॉलोनी के सभी पदाधिकारियों का।